साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको एक बहुत ही दिलचस्प घटना के संबंध में चर्चा करेंगे जो काफ़ी समय पहले घटित हुई है और उसकी चर्चा आज तक बनी हुई है। उसमें अब तक पूरी कार्रवाई संपन्न नहीं की गई और कोर्ट में वो कार्रवाई अभी भी पेंडिंग है। 8 सितंबर 2006 को एक मुस्लिम कब्रगाह के पास बम विस्फोट हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए और मस्जिद भी पास ही थी जहाँ से वो नमाज पढ़ के लोग निकल रहे थे। ऐसी स्थिति में जब जांच शुरू हुई तो जांच जो है मुस्लिम आतंकवादियों के हिसाब से ही जांच शुरू की गई कि ये आतंकवाद भी पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किए गए हैं या मुस्लिमों द्वारा किए गए हैं, जो उस समय में प्रचलित था और उस समय अनेक घटनाएं घटित हो रही थी। उसी तर्ज पर उसी लीक पर जो है उसकी जांच एटीएस द्वारा शुरू की गई थी, जो बाद में एनआईए को ट्रांसफर की गई। जांच के दौरान एक मोटरसाइकिल मिली थी जो अर्धजली थी और उसी के द्वारा बम विस्फोट कराए गए थे। उस मोटरसाइकिल के द्वारा ही बम विस्फोट कराए गए थे। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि ये मोटरसाइकिल प्रज्ञा सिंह ठाकुर की है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पकड़ा गया। फिर उनसे इंट्रोगेशन में ये पता चला कि लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, बनवासी आश्रम के असीमानंद और लोकेश शर्मा, इन्होंने मिलकर के ये बम विस्फोट कराया और ये हिंदू आतंकवादी हैं। ये मुस्लिम आतंकवादी नहीं है क्योंकि इसमें सभी हिंदू थे। तो जांच एजेंसियां चौंक गई कि हिंदू लोगों द्वारा ये विस्फोट किस उद्देश्य से किया गया, जबकि उनकी निगाह या शंका या जो कुछ भी था जांच का एंगल वो मुस्लिम लोगों पर था, क्योंकि उस समय सारे मुस्लिम ही ऐसा विस्फोट कराते थे या इस तरह के आतंकवादी गतिविधियां जो है वो अंजाम देते थे। तो अब जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इंट्रोगेट किया गया तो उन्हीं से इन लोगों के नाम पता चले और जांच एजेंसियों को ये समझ में नहीं आया कि इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग और जो असीमानंद थे वो बनवासी आश्रम चलाते थे, ऐसे लोग भी इस तरह का काम कर सकते हैं। वो उनके सोच से बाहर की बात थी। बहरहाल हुआ तो था ही। जांच हुई। जांच के दौरान 323 गवाहों के जो है वो बयान लिए गए। सबने जो है इसके पक्ष में बयान दिया कि हाँ ऐसा किया गया है और यही लोग उसमें थे। परंतु जांच के बाद 32 लोगों अपने बयान से वो मुकर गए या पलट गए, क्योंकि पुलिस की बयान जो है कोर्ट में मान्य तो होती नहीं। पुलिस बयान जो लेती है वो सबूत के रूप में लेती है, वो बयान अथेंटिक नहीं होते हैं, वो बयान एक सबूत का काम करते हैं। यहाँ ये घटना हुई थी, ये नियमता है। तो जब सबूत नहीं है और उसमें भी जब 32 गवाह पलट गए तो ये हुआ कि अब इस मामले में सजा कैसे हो। केस तो स्थगित कर गई या केस में एक स्थगन हो गया। फिर बाद में अभी जब केस का फिर ट्रायल शुरू हुआ तो अलग अलग दलीलें दी गई।
एटीएस ने कहा उन 32 आदमियों के बयानों को, जो टाइम बार्ड के बयान दिए गए थे, मतलब उन्होंने जो उसको खारिज किया था वो समय बीत चुका था, जितने समय के अंदर उन्हें उस बयान को खारिज करना था, इस बयान से मुकरना था, वो समय बीत गया था और उसको माना गया कि इस बयान से इस केस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस बयान को मानते हुए फिर केस चालू हुआ हाई कोर्ट में। ये तो नीचे लोअर कोर्ट की बात बताइए। जो हाई कोर्ट में चालू हुआ तो न्यायालय ने कहा कि हम उन बयानों को अधिकृत करते हैं, मानते हैं, क्योंकि वो समय बीत गया था जब मुकरने का था। जब एक बार वो रिकॉर्ड में आ गया कोर्ट के तो उसको मानना ही मानना था। और इस तरह से वर्तमान में उस मुकदमे में हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई करी और केस की सुनवाई के दौरान एनआईए ने उन सभी लोगों की फांसी की सजा की मांग की। केस अजीब सा है। उस समय जब केस हुआ था उस समय कुछ पार्टियों के लोग जिनसे ये संबंधित थे, बहुत हो हल्ला हुआ था कि कांग्रेस सरकार जो है हिंदुओं को लपेट रही है और हिंदुओं को जो है आतंकवादी बता रही है। इस पर काफी हो हल्ला हुआ था, इस पर काफी जो है चीजें नोक झोंक हुई थी। और अब सरकार बीजेपी की है या सरकार हिंदुओं की है या हिंदू संगठनों का समर्थन है, इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस समय जब एनआईए इनकी फांसी की मांग कर रही है तो मामला दिलचस्प तो लगता है, क्योंकि पार्टियां जो है आपस में तो उलझ ही जाती हैं और आजकल हिंदू हिंदू का माहौल भी चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट में इस तरह की मुकदमे प्रस्तुत किए जाने थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि एक माहौल जो है चेंज हो गया है, माहौल बदल गया है। फिर भी एनआईए ने इस मुकदमे में अपना मंतव्य बताया है कोर्ट को। अब कोर्ट ने 8 मई 2025 की तिथि मुकर्रर करी है, उसमें फैसला देने के लिए या फर्दर जो कुछ भी कार्रवाई है उसको करने के लिए। अब थोड़ा सा प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में बताते चले। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है वो हिंदूवादी दिमाग की हैं और उग्र भाषा का प्रयोग करती हैं। वो यह प्रदर्शित करना चाहती हैं कि मैं बहुत ही हिंदूवाद की बहुत समर्थक हूं। यहाँ तक कि वो भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद भी रह चुकी हैं और सांसद रहने के दौरान भी उनके बयान बहुत ही उल्टे पुल्टे बेतुके बयान आते रहे। जैसे हेमंत करकरे जो शहीद हो गए थे बंबई की घटना में, उनको उन्होंने देशद्रोही बताया, क्योंकि हेमंत करकरे ही उस समय जो है वहां के पुलिस अधिकारी थे जिस समय ये कांड हुआ था और जांच उनके समय में ही चली थी। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया, वो सीन भी हमने देखा है, गांधी का पुतला बनाया उन्होंने और उसमें पिस्तौल चलाया, 5-6 बार गोली मारा गांधी के पुतले को और उसमें रंग वंग जैसे शूटिंग वोटिंग की जाती है, रंग वंग आ जाता है, उस तरह से उसमें रंग गिरा। ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा किया गया, जो निरर्थक दुष्भावना के तहत और एक इतने बड़े विश्व स्तर के नेता का कह लीजिए, विश्व स्तर के जो कुछ भी कह लिए गांधी जी के बारे में, विश्व स्तर के व्यक्ति का इस तरह से इन्होंने सांसद रहते हुए अपमान किया। और नाथूराम गोडसे जो गांधी का हत्यारा था उसे देशभक्त कहा, जो किसी भी प्रकार से उचित प्रतीत नहीं होता है। और यह स्तरहीन या कह लीजिए कि
मस्तिष्क विहीन कार्य उनका था और उन्होंने खुलेआम देश की अस्मिता के साथ जो है खिलवाड़ किया। गांधी के प्रति विश्व में जाने कितने अरबों लोगों की आस्था है, उसके साथ विश्वासघात किया, उसका मजाक उड़ाया। तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बहुत ही बददिमाग कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उस तरह की उनकी कार्यशैली है, उस तरह की उनकी भाषा है जो अमर्यादित भाषा है, और इस तरह की उनकी जो वो है। तो एनआईए ने कुछ कहा है, कोर्ट से निवेदन किया है, तो गलत नहीं किया। इस तरह के लोगों को सबक मिलने चाहिए। और इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित भी, जो सरकारी पद पर रहते हुए और मिलिट्री में रहते हुए इस तरह का जघन्य अपराध उन्होंने किया, वो भी अक्षम्य है। तो अगर एनआईए ने कुछ कहा है इन लोगों के लिए, तो ये देश के लिए एक सबक होगा और ये एक अच्छी पहल है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और इस तरह की कार्रवाइयों का खुला समर्थन करें। जय भारत, जय संविधान।